Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and healthy. Okay bete, the topic that we are going to discuss today is reading comprehension skills. It means that what are these comprehension skills that make your reading effective, and how can you make your reading effective by using these comprehension skills. सबसे पहले बेटे हम लोग देखते हैं कि रीडिंग का पर्पज़ क्या होता है. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रीडिंग. द फर्स्ट पर्पज़ ऑफ रीडिंग इज़ टू गेट एन ओवरव्यू. ओवरव्यू मीन्स कि एक चीज़ ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, उसको आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप उसको ओवरव्यू करते हैं, और ओवरव्यू करने के लिए उसके स्टाइल्स हैं डिफरेंट, और वो आपके पर्पज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं. जिस पर्पज़ के लिए आप लोग उसको पढ़ रहे हैं आप वही ओवरव्यू के साथ उसको रीडिंग करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सिलेबस का कोई पार्ट है और आपको कहा गया है कि फ़लाँ बुक के फ़लाँ चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपका पढ़ने का ओवरव्यू उसका डिफरेंट होगा. और अगर आप लोगों को कहा गया है कि ये आपकी बुक है, इससे आपको हेल्प मिल सकती है, उसको आप किसी और एंगल में पढ़ेंगे. तो ओवरव्यू आपका डिपेंड करता है आपके पर्पज़ ऑफ रीडिंग पे. उसके बाद बेटे आपका सेकंड है पर्पज़ जिसके लिए आप लोग पढ़ सकते हो, दैट इज़ टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से टू यू दैट योर फर्स्ट असाइनमेंट you can get the data from that assignment from particular book. For example, if I mention the name of any book and chapter name of any book, तो वो मैं स्पेसिफिक कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन को, तो आप उस बुक को खोल के सिर्फ उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही देखेंगे. सिमिलर इज़ द केस विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि अगर आप लोगों को कोई पॉइंट चाहिए, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आपको कोई बुक रेफ़र करें, कोई भी टीचर, तो आप सिर्फ उस बुक में से उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके उसको अंडरस्टैंड करते हो. दिस इज़ कॉल्ड टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ ऑल्सो द पर्पज़ ऑफ रीडिंग. नंबर थर्ड इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीन्स बेटे, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई गिव यू एनी बुक एंड आई से टू यू दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग इन योर क्लास, तो आप जब उसको पढ़ोगे तो वो आप लोगों का पर्पज़ क्या होगा कि आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. उस डायलॉग को या उस चैप्टर को या उस स्टोरी को आपने क्लास के अंदर जो है ना वहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है. तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आती हैं, तो वो पर्पज़ आपका हो जाएगा. सिमिलर इज़ द केस विद द होली कुरान एज वेल. इफ़ यू रीड द होली कुरान एंड यू रीड द वर्सेस विद ट्रांसलेशन, इट मीन्स टू से दैट यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस थिंग इन योर रेगुलर लाइफ, कि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाह रहे हो रेगुलर लाइफ में, तो इस पर्पज़ के लिए आप उस बुक की रीडिंग कर रहे हो. तो ये चीज़ भी आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आती है. ओके बेटे, पॉइंट नंबर 4 इज़ टू डेवलप डिटेल्ड एंड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग. बाज़ आप कुछ बुक्स पढ़ते हो बेटे अपनी एनालिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव टू रीड अ बंडल ऑफ बुक्स टू अंडरस्टैंड these analytical viewpoints that are used in law, and they will have to make their ideas and they will have to make their reasons logical. That is why they will have to read a bundle of books, a huge pack of books. तो उनको अपने दलाइल को साबित करने के लिए, उन्हें अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए दे विल हैव टू रीड अ ह्यूज बंडल ऑफ बुक्स. काफ़ी ज़्यादा बुक्स उनको पढ़नी पड़ती हैं, तो वो अपनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं. इसी तरीके से बेटे अगर पीएचडी या एमफिल या इस लेवल पे जो है ना वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे विल ऑल्सो हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. किस लिए? उन्हें अपने थीसिस को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें अपनी जो उनका टॉपिक है या जो भी उनका रिसर्च वर्क है उसको एनालिटिकली प्रूव करने के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है. तो उसमें भी उसको अपने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि जिस टॉपिक पे उसने थीसिस लिखा है या जिस टॉपिक पे उसने अपना पीएचडी का सारा वर्क किया है वो किस बेस पे है, और वो एनालिटिकली उन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेगा जब उससे डिफेंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो ये चीज़ हम लोग जब इसके लिए रीडिंग करते हैं तो वो हमारा पर्पज़ एक कुछ और किस्म का होता है. नंबर 5 है बेटे हमारे पास प्लेयर रीडिंग. प्लेयर रीडिंग मीन्स जब हम लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, वो हमने उस चीज़ का पेपर नहीं देना होता, वो हमारे किसी सिलेबस का पार्ट नहीं होता. वी जस्ट डू रीडिंग जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर प्लेयर ऑफ अवर ओन माइंड. इसको हम फ्री रेंज रीडिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट है बेटे हमारे पास रीजंस फॉर पुअर रीडिंग. बाज़ात बेटे हमारी रीडिंग ही स्ट्रांग नहीं होती जब हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता, और फिर हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, या इसमें से क्या चीज़ है जिस वजह से हमारी रीडिंग अच्छी नहीं हो रही और हमें वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही. उसके रीजंस देखें.
नंबर 1 इज़ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ वर्ड। इनएबिलिटी का मतलब होता है इंसान समझ नहीं सकता। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते, जिस वजह से वो अपनी रीडिंग को स्मूथ और इफेक्टिव नहीं कर पाते और कम्प्रीहेंसिव नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2 देखें, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग अ पैराग्राफ एंड यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द मेन थीम सेंटेंस। आपको मेन थीम वाला सेंटेंस ही समझ में नहीं आया और आगे सारी सपोर्टिंग डिटेल्स भी उसके बारे में ही है, तो आप कभी भी उसको अच्छे तरीके से ना तो रीडिंग कर सकेंगे और ना ही उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि वर्ड्स ही आपको ना तो प्रोनाउंस करने आ रहे हैं ना आपको उसका मीनिंग आ रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पुअर रीडिंग। नंबर 3 इज़ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ सेंटेंस रिलेट टू वन अनदर। इसमें बेटे हम लोग देखते हैं कोहेजन और कोहेसिवनेस कितनी है सेंटेंसेस के दरमियान, यानी जो उनके दरमियान में रिलेशन है वो किस तरीके से है, और इस सेंटेंस के अंदर राइटर जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, वो कुछ ऐसे वर्ड्स कोई सिनोनिमस वर्ड यूज़ कर रहा है या एंटोनिम यूज़ कर रहा है, या वो कोई कंपैरिजन और कंट्रास्ट सेंस के अंदर उस चीज़ को सेंटेंसेस को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसका क्या पैटर्न है। अगर हमें उसका पैटर्न ही समझ में नहीं आया, अगर हमें यही नहीं समझ आ रही कि वो रिलेट कैसे कर रहा है सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को या अपने लॉजिक्स को जो अंदर बयान कर रहा है, तो अगर हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट मीन्स टू से दैट कि हमारी जो रीज़न है, जो हमारा सेंस ऑफ माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और हम उस चीज़ को इनकोड नहीं कर रहे, हमारे ज़हन में वो चीज़ नहीं बैठ रही, तो हमारी रीडिंग भी अच्छी नहीं होगी। नंबर 4 देखें बेटे, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ द इंफॉर्मेशन पुट टुगेदर इन अ मीनिंगफुल वे। अब अगर एक राइटर ने बात शुरू की है बड़े जनरल एक टॉपिक के साथ और वो आहिस्ता 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 बात करते हुए चीज़ को बहुत ही एक बड़े माइन्यूट पॉइंट पे और बड़े स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ले आया, तो हमें इस सारे प्रोसेस को हमने रीडिंग तो कर ली है, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि राइटर ने ये किस तरीके से किया है और उसने ये क्यों किया है, इसके पीछे उसका पर्पज़ क्या था। देन वी आर पुअर इन रीडिंग एंड वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो ये भी एक रीज़न है हमारी पुअर रीडिंग का कि हम लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। नंबर 5 है बेटे हमारे पास लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर है। ये बेटे ये है कि जब हमने कोई चीज़ रीडिंग के लिए दी जाती है ना, हम खुद अपनी अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ की रीडिंग करें। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स हैव अ हैबिट टू रीड नॉवेल्स और स्टोरीज और सच थिंग्स लाइक दैट, and they read that thing very concentrative manner, and they read this thing in very interesting manner as well, but whenever they will have to read a book they think that it must be a lie, कि ये झूठ होना चाहिए, कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली आज की जनरेशन में इस चीज़ की जो हैबिट है दैट इज़ वेरी मच लेस। तो इसका रीज़न यही है कि इसमें जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स का, कंसंट्रेट नहीं करते, जिस वजह से उनकी रीडिंग स्ट्रांग नहीं होती और वो उनकी रीडिंग पूर होने की वजह से वो कम्प्रीहेंसिवली चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब हम लोग इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पीछे तो हमने सारे रीजंस पढ़ लिए कि किस वजह से स्टूडेंट्स की जो रीडिंग स्किल्स हैं वो पुअर रह जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमें एक चीज़ पढ़ के उस पर नहीं रहना चाहिए, एक चीज़ पढ़ के उसमें से अपना एक कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं करना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें वैरायटी ऑफ मटेरियल्स पढ़ने चाहिए। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू अ टेक्स्ट बुक। सिर्फ एक ही राइटर की बुक पढ़ के हमें कोई हतमी फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें डिफरेंट राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे नंबर 1 वी कैन इम्प्रूव अवर रीडिंग स्किल्स, नंबर 2 वी कैन इंटरेक्ट with a lot of authors and writers, number 3 we can make our analytical point of view very strong, number 4 we can do a lot of reading even with one single bent of mind, with one single concept, with one single thing। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग कोई एक चीज़ स्पेसिफिक कर लेते हैं उसके ऊपर हम डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे जो लोग उसकी फेवर में बोल रहे हैं हमें उन पॉइंट्स का भी समझ आएगा और जो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं हमें उन पॉइंट्स की भी समझ आएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक टेक्स्ट बुक पे नहीं रहना चाहिए, वी मस्ट रीड अ वैरायटी ऑफ मटीरियल्स। नंबर 2 रीड अ फेयरली लॉन्ग पोर्शन ऑफ मटीरियल। अब देखें, आपको कहा गया, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए कहा गया कि आप उसको पढ़ें, तो आपने उस बुक में से सिर्फ उसको पढ़ा। अगर आप सिर्फ उसको पढ़ते हैं ना तो आपको सिर्फ उतना ही नॉलेज मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग पोर्शन में पढ़ते हैं या उसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो आपका जो
पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉसिबल है कि वो और स्ट्रांग हो जाए, पॉसिबल है कि आप जिस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो आपको लॉन्ग पोर्शन जो है ना वो मटेरियल का पढ़ना चाहिए। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, आपका एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड भी स्ट्रांग होगा और आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। ट्राई टू रीड एन इंटायर सेक्शन और चैप्टर इंस्टेड। कोशिश करें कि आप उसका इंटायर जो पार्ट है ना उसको पढ़ लें, और अगर हो सके तो वो पूरा चैप्टर ही पढ़ लें, ताकि आपको समझ आए कि राइटर ने उसको एक्चुअली किस फॉर्म में यूटिलाइज़ किया है, और राइटर ने उसको उसकी वर्थ एक्चुअली क्या थी जो राइटर ने उसको यूज़ किया, और जो आपके टीचर हैं या जो आप लोग हैं, आप अगर उसका रेफरेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी एक्चुअली क्या वर्थ है, उसकी क्या वैल्यू है, जिस वजह से आपको भी कहा गया है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक उसी पोर्शन को पढ़ें। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो इससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी और आपका जो कंप्रीहेंसिव जो बेंट ऑफ माइंड है वो भी स्ट्रांग होगा। ओके बेटे, नंबर 3 है सर्कल अननोन फेमिलियर वर्ड्स एज यू रीड। आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो जिन वर्ड्स को आपने फर्स्ट टाइम सुना है या पढ़ा है, या जिन वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं आते, या जो वर्ड्स आपके लिए फेमिलियर नहीं है, उन वर्ड्स को आप सर्कल कर लें और अंडरलाइन कर लें, या उनको एक सेपरेट नोट्स की शक्ल में या डायरी की शक्ल में लिख लें। आगे बेटे क्या है, आफ्टर रीडिंग आपने चीज़ों को पढ़ लिया, आफ्टर रीडिंग रिकॉल। रिकॉल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिकॉल से मुराद ये है, अभी भी आप लेक्चर सुन रहे हो ना बेटे, आपको ये चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी, डे टू डे रूटीन से लग रही होंगी, लेकिन अगर मैं इसमें से कोई क्वेश्चन बना के अभी आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को उस चीज़ का आंसर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसका रीज़न क्या है कि जो हम लोग सुनते हैं ना, वो ऑब्जॉर्वेशन जो हमारे अंदर होती है, जिस चीज़ को हम लोग ऑब्जॉर्व करते हैं, या जो आप लोगों के माइंड में डी कोडिंग हो रही है इस मैसेज की, वो मुकम्मल 100% नहीं होती बेटे। दिस इज़ अ रिसर्च कि जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमें 100% उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो उसमें से बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड से एट द स्पॉट स्किप हो जाती हैं। तो ये चीज़ है कि जब भी आप रीडिंग करते हैं उसको लाजमी रिकॉल लाजमी करें। कोई लेसन याद करते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको रिकॉल लाजमी करें। आफ्टर रीडिंग रिकॉल एज मच एज इंफॉर्मेशन पॉसिबल। उतनी एटलीस्ट लाजमी इंफॉर्मेशन को आपको रिकॉल उसी टाइम करना चाहिए या बाद में करना चाहिए जितनी आपके लिए ज़रूरी है, या जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग रीडिंग एटलीस्ट कर रहे हैं। आगे देखें, कंसीडर्ड हाउ इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट मैटर इज़ एंड हाउ मच यू ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट। फिर ये देखें कि उसमें से कितनी चीज़ें आपके लिए फेमिलियर हैं, कितनी चीज़ों को आपने पहले पढ़ लिया है, और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए न्यू आई हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से भी आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि आप लोगों ने एक तो वो पॉइंट्स लिख लिए जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जिनको आप नहीं जानते वो आपकी रीडिंग का एक बेहतरीन उस चीज़ का वो निचोड़ होंगे कि जो आपको फर्स्ट टाइम मिली हैं, जिनको आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। इस तरीके से आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा, और आपकी कंप्रीहेंसिव स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। आगे क्या है बेटे, आंसर क्वेश्चन अबाउट द मटेरियल आफ्टर रीडिंग इट। आप जब उस मटेरियल को पढ़ लें तो उसमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, इन क्वेश्चन को अरेज करें। जब ये क्वेश्चन आप राइज करेंगे तो अरेज करने के बाद जब आपने ये क्वेश्चन अपने हाईलाइट कर लिए, उसके करने के बाद आप लोग जब भी अपने क्वेश्चन आंसर्स, जब भी आप उसको आंसर्स करने लगेंगे ना, तो आपके अंदर वो सारा स्केड्यूल, सारी वो स्टोरी, सारा वो ऐसे, सारा वो टॉपिक आ जाएगा जिसको आपने रीडिंग किया था। तो क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट पे लाजमी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास रीडिंग स्टाइल्स। रीडिंग स्टाइल्स कितनी किस्म के होते हैं और किस किस तरह से हम लोग रीडिंग करते हैं अपनी रेगुलर रूटीन में भी। अगर हम लोग देखें, हम लोग फास्ट रीडिंग और स्लो रीडिंग दोनों करते हैं, लेकिन हमें इसके स्टाइल का नहीं पता। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फास्ट रीडिंग बेटे क्या होता है? फास्ट रीडिंग से मुराद ये है, जैसे पिछले वाली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको बता दिया कि फ़लाँ बुक से आपने फ़लाँ जो है ना वो टॉपिक में से ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्ट उस बुक को ओपन करोगे, आप ये भी नहीं देखोगे कि उस बुक में है कौन कौन से कंटेंट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं। आप डायरेक्ट उस पेज पे जाके, उस पॉइंट पे जाके उसको जो है ना वो स्कैन कर लोगे, यानी उसको आप अपने माइंड में जो है ना वो सेव कर लोगे, या उसको पढ़ लोगे, या उसको कहीं लिख लोगे। ये होती है फास्ट रीडिंग। बट व्हाट इज़ स्लो रीडिंग? स्लो रीडिंग मीन्स जब आपको कहा जाता है कि ये चीज़, ये बुक, ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसमें से आपको पेपर आएगा, फिर आप उसका एक एक लफ्ज़ बड़े ध्यान से पढ़ते हो। दिस इज़ कॉल्ड स्लो रीडिंग। अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। इस इमेज में बेटे आपको समझ आ रहा होगा, द मैन इज़ रीडिंग स्लोली एंड द गर्ल इज़ रीडिंग, और द वुमेन इज़ रीडिंग फास्ट, एंड शी इज़ जस्ट अनकवरिंग द पेजेस, एंड शी इज़ रीडिंग फॉर प्लेयर। ये प्लेयर के लिए पढ़ रही है, और जो
मैन का जो इमेज आ रहा है वो यूँ लग रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पढ़ रहा है, तो वो स्लो रीडिंग उसकी शो हो रही है। अब फास्ट रीडिंग जैसे मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी है, फास्ट रीडिंग इज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। फास्ट रीडिंग का पर्पज़ क्या है? गेन एन ओवरव्यू और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ टॉपिक, जिसका पर्पज़ हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें से हमें सिर्फ शॉर्ट सा सरसरी से जायज़ा चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस टॉपिक में क्या है। नंबर 2, लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन की जगह आपको बता दी गई है या उसकी स्पेसिफिक लोकेशन आपको जो है ना मार्क करवा दी गई है कि फ़लाँ चैप्टर में फ़लाँ चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप सिर्फ स्पेसिफिकली उसी के ऊपर जाओगे और उसको लोकेट करोगे, तो ये भी फास्ट रीडिंग का एक एलिमेंट है। नंबर 3, आइडेंटिफाई इफ़ द मटेरियल इज़ रेलिवेंट टू योर नीड्स एंड नो व्हाट द कंटेंट इज़ ऑल अबाउट। फिर आप लोग फास्ट रीडिंग उस सेंस में भी करते हैं जब आप पूरे पेज को आप गो थ्रू करते हैं, आप उसको एक एक लाइन को देखते जाते हैं और उसको मतलब इग्नोर करते जाते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये मटेरियल मेरे रेलिवेंट है, ये मटेरियल मेरे काम का है, फ़ौरन से आप उसको हाईलाइटर के साथ हाईलाइट करते हो, उसको स्पेसिफिकली क्वेश्चन की फॉर्म दे लेते हो या उसके ऊपर कुछ लिख लेते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस तरीके से, यानी आइडेंटिफाई आप कर लेते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फास्ट रीडिंग और ये भी फास्ट रीडिंग में ही होता है। अब फास्ट रीडिंग की टू काइंड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ फास्ट रीडिंग। नंबर 1 इज़ स्किमिंग एंड सेकंड इज़ स्कैनिंग। अब ये इमेज बेटे आप लोगों को नज़र आ रहा है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये जो बुक है, इस बुक में एक तो ये साइड आपको नज़र आ रही है और एक ये साइड है। ये फिंगर जहाँ पे ये रखी हुई है इस इमेज के अंदर, इस इंसान ने वो ये चीज़ ये ज़ाहिर कर रही है कि ये स्किम इसने कर लिया है इस वर्ड को, इस लाइन को, और इसने स्कैन कर लिया है इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को। स्किम एंड स्कैन का मतलब ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन जब हम आगे इंशाल्लाह इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तो बहुत डिटेल से मैं आपको इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग अभी आपके समझने के लिए इतना सा काफ़ी है कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पूरे जो है ना ओवरऑल टॉपिक में से निकाल लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो ये भी फास्ट रीडिंग के अंदर ही होता है, ये स्लो रीडिंग के अंदर नहीं होता। अब स्लो रीडिंग क्या है? स्लो रीडिंग बहुत ही सुकून से आराम से करने वाली जो रीडिंग है दैट इज़ कॉल्ड स्लो रीडिंग। एंड व्हेन यू डू स्लो रीडिंग योर पर्पज इज़ समथिंग एल्स। फास्ट रीडिंग में आपने सिर्फ कोई जो है ना वो कोई रेफरेंस निकालना होता है, कोई मेन पॉइंट निकालना होता है, लेकिन स्लो रीडिंग में आपने उसको थॉरोली अंडरस्टैंड करना होता है, मुकम्मल तौर पर आपने उसको एवेल्यूएट करना होता है, तो उसको हम कहते हैं स्लो रीडिंग। स्लो रीडिंग अलोज यू टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, कि आप चीज़ को एनालाइज करें। अब एनालाइजेशन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पेज को सरसरी पढ़ने से नहीं हो सकती। एनालाइज जब भी आपने किसी चीज़ को करना है, आप उसको एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा आपको उसको पढ़ना पड़ता है, और उसको जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एनालाइज करना आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी उतने ही लॉजिकल तरीके से आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकेंगे। तो ये जो है ना इंटरकनेक्टेड है ये दोनों चीज़ें। नंबर 2 है इवेल्यूएट एंड बी क्रिटिकल। फिर आप उसको इवेल्यूएट करते हो, जब आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर आप उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है माइंड में उसको क्रिटिकली सोचते हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, यानी अपने माइंड में उसका कोई जो है ना वो पैराग्राफ बना लेते हैं, आप उसकी कोई स्टेटमेंट बना लेते हैं, आप उसमें से कोई नतीजा निकाल लेते हैं और फिर क्रिटिकली आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये प्रोसेस फास्ट रीडिंग में कभी भी नहीं हो सकता, ये स्लो रीडिंग में ही होता है। नंबर 3 क्या है? रिमेंबर द इंफॉर्मेशन यू रीड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस। फिर बाज़ औक़ात ना आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या राइटर ने बुक के स्टार्ट पे ही लिखी होती हैं कि आप इस बुक के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद आपको ये इसमें से मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है, या ये चीज़ें आपके लिए इसमें इंटरेस्टिंग है जो आपको पढ़ने में मतलब आसानी दे सकती हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ये भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से बेटे होती हैं कि राइटर जो है वो स्नॉप्सिस वगैरह लिख देता है। स्नॉप्सिस का मतलब होता है मेन पॉइंट्स वगैरह निकाल के डेफिनेशंस की शक्ल में रख देता है, तो वो भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। या आप बुक पढ़ रहे हो तो राइटर ने स्टार्ट पे लिख दिया है कि इस बुक में जहाँ भी AB लिखा हुआ आएगा उसका मतलब होगा एब्रीवेशन, तो वो फुल एब्रीवेशन वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, वो AB यूज़ कर रहा है, इट मीन्स टू से एब्रीवेशन। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी बाज़ औक़ात बहुत सी बुक्स में लिखी हुई होती हैं कि वो बुक के स्टार्ट पे लिख दी जाती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे सबको पढ़ा जाता है। अब बेटे हमारे पास रीडिंग की ना 2 अप्रोचेज़ होती हैं। अब 2 अप्रोचेज़ वो कौन सी हैं? एनालिटिकल अप्रोच और क्रिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच क्या होता है जो रीडिंग के अंदर होती है? एनालिटिकल अप्रोच मीन्स
used when you need to understand terminology, follow instructions or remember what you have read. इसमें आपने अंडरस्टैंड करना होता है टर्मिनोलॉजी को, आपने एनालिसिस करना होता है, ये वर्ड एनालिसिस से एनालिटिकल, आपने एनालिसिस करना होता है जिसको कहते हैं उर्दू में तज्जिया करना। तज्जिया करना होता है आपने कि इसमें राइटर ने किस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं, यानी राइटर ने कौन सी टर्म्स यूज़ की हैं। टर्म्स मतलब उसने सटायर किया हुआ है, या उसने कॉमेडी लिखी हुई है, या उसने कोई ट्रेजेडी लिखी हुई है, या उसने इसके अंदर किसी को कोई टॉन्ट किया हुआ है, या किसी के ऊपर सटायर किया हुआ है। इन चीज़ों को हम लोग टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। उसका स्टाइल क्या है, उसकी लैंग्वेज कैसी है और उसकी टोन कैसी है, ये चीज़ें हम लोग टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, फिर हम लोग इसमें राइटर की इंस्ट्रक्शंस को बहुत माइंड में रखते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। और रिमेंबर व्हाट यू हैव रेड, और इन चीज़ों को हमने फिर माइंड में भी रखना होता है। जो प्लेयर के लिए रीडिंग होती है वो स्टोरी अगर हमारे माइंड से स्किप भी हो जाए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट व्हेन वी डू एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल रीडिंग, when we have to be too much analytical in our reading and we will have to read this thing analytically. Okay बेटे, next is critical approach. critical approach क्या है? used when you need to evaluate the material you are reading. critical approach आपकी कब होनी चाहिए? जब आपके सामने एक पैराग्राफ आ गया, आपके टीचर ने उस पैराग्राफ को स्पेसिफिक कर दिया कि बेटे ये आपके पास पैराग्राफ है, क्रिटिकली इवेल्यूएट करें इसको। फिर आप किस तरीके से करोगे? आप उसको एक दफ़ा पढ़ोगे, 2 दफ़ा पढ़ोगे, 3 दफ़ा पढ़ोगे, जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करोगे, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं हो रहे तो आप उसको इन्फ्रेंस, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस किया था, इन्फ्रेंस क्या होता है? जब हम सुजेस्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग क्या हो सकता है, फिर हम उसको जो है ना इन्फर कर लेते हैं मीनिंग को। उसको करने के बाद फिर हम लोग क्रिटिकली उन पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर हम अपने तरीके से उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल अप्रोच और क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड, क्रिटिकल रीडिंग और राइटिंग। इस तरीके से हम लोग क्रिटिकली चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं। तो ये है हमारी 2 अप्रोचेस। अब ये अप्रोचेस हमें किस किस तरीके से हेल्पफुल साबित हो सकती हैं? ये अप्रोचेस अगर अच्छी हैं, क्रिटिकल और एनालिटिकल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली। हम बड़े अच्छे तरीके से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ हमारी अप्रोच हो सकती है, जो कि स्पेसिफिकली हमारा पर्पज़ है। आगे हम लोग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड इट्स पर्पज़, हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमने ये रीडिंग क्यों की और इसके पीछे हमारा पर्पज़ क्या था और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए किस हद तक हेल्पफुल है। नंबर 3, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज़ फॉर रीडिंग। अगर हमारे राइटर ने हमें एक पर्पज़ बता दिया है या हमारे टीचर ने हमें एक पर्पज़ बता दिया है कि ये आपका पर्पज़ है, इसके लिए आपने रीडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को कोई एक पैराग्राफ दे देती हूँ और मैं कहती हूँ इसमें जितने भी प्रपोजिशंस यूज़ हुई हैं आप इनको सेपरेट कर लें, तो आपका पर्पज़ ऑफ रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज इज़ टू फाइंड आउट द प्रपोजिशंस दैट हैव बीन यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो आप क्या करोगे? आप उसमें से जितने भी होंगे प्रपोजिशंस लगी हुई हैं आप उसको अंडरलाइन कर लोगे, उसको आप सेपरेट कर लोगे। अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसमें से पैराग्राफ में से सारे सिनोनिमस वर्ड्स निकाल लें, तो आप उनको अंडरलाइन करके उनको अलग कर लेंगे। इट मीन्स कि आपकी रीडिंग आपके पर्पज़ पे डिपेंड करती है। फिर जिनमें वो सिनोनिम्स और जिनमें वो प्रपोजिशंस यूज़ होंगी वो आपके रेलिवेंट मटेरियल होगा, और जिनमें वो चीज़ें नहीं होंगी दैट वुड बी योर इररेलिवेंट। तो ये भी आपकी अगर एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है, अगर आपको समझ आ रहा है व्हाट आर सिनोनिम्स, व्हाट आर प्रपोजिशन, तो तब ही आप उन चीज़ों को निकाल सकेंगे। नंबर 4 बेटे, रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कोहेसिव डिवाइसेस। अब कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? कोहेसिव डिवाइसेस से मुराद बेटे ये होता है कि आप इंटरप्रेट करें, निकालें कि राइटर ने किस तरीके से अपने सारे जो सेंटेंसेस हैं उनको इंटरलिंक किया हुआ है, उनको जोड़ा हुआ है, उनको कनेक्ट किया हुआ है। और कनेक्ट करने के लिए राइटर ने किस तरह के वर्डिंग यूज़ की है, प्रपोजिशंस यूज़ की हैं, कंजंक्शंस यूज़ किए हैं, ये जो है सिनोनिम्स यूज़ किए हैं, एंटोनिम्स यूज़ किए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच में से क्या क्या यूज़ किया है। तो ये सारे कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं जो राइटर इंटरलिंक करने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ करता है। तो उनको हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, ये हमने पहली स्लाइड में भी इसको डिस्कस किया था। फैक्ट एंड ओपिनियन, ओपिनियन फैक्ट का मतलब ये होता है जिस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी किसी जगह पे भी निगेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट निगेट दैट थिंग अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस द यूनिवर्स, कहीं भी हम उस चीज़ को झुटला नहीं सकते। उन चीज़ों को अलग करना। और ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब ये है जिसमें मैं कहती हूँ मेरे मुताबिक तो ये चीज़ है, आप कहते हैं मेरे मुताबिक तो इसका आंसर कुछ और हो सकता है। इट मीन्स कि ओपिनियंस कैन बी चेंज्ड बट द फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इन दोनों में भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इफ़ वी आर क्रिटिकल इन आवर रीडिंग एंड इफ़ वी आर एनालिटिकल इन आवर रीडिंग। ओनली इन दिस वे वी कैन
make a distinguish between fact and opinion. Otherwise we are unable to make a difference between all these particular things that you are seeing on your screens. बेटे ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, मुझे लग रहा था कि ये जो टर्म है ना कोहेसिव डिवाइसेस, ये थोड़ी सी आपको टफ लगेंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको अंदर ऐड कर दिया स्लाइड्स में. व्हाट आर कोहेसिव डिवाइसेस, इसको समझने के लिए एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाया. व्हाट डज अ ब्रिज मीन टू यू, ये ब्रिज आपको क्या लग रहा है? ये ब्रिज स्टार्ट हुआ है और ये ब्रिज कहाँ कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे आपको जितने भी ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं. Similar is the case with cohesive devices. When you read a sentence, we do full stop, and if we do not do full stop, अगर हम full stop नहीं लगाते, then we can use a word to make a relation between two sentences. अगर हम full stop लगा रहे हैं, it means कि sentence खत्म हो गया, आगे हम next sentence शुरू कर रहे हैं. But if we do not use a full stop, अगर हम full stop use नहीं करते, what can we use at that particular thing or that time? हम उस वक्त वहाँ पे क्या use कर सकते हैं? On that time we can use cohesive devices. For example, similarly, at this point, consequently, and because, so that, may, these are very minor examples of cohesive devices. इस तरीके से आप, यानी ये कंजंक्शंस मैंने बोले हैं, लेकिन ये सारे के सारे कोहेसिव डिवाइसेस में आते हैं. उसके अलावा हमारे सिनोनिमस वर्ड्स उसमें आते हैं, उसके अलावा हमारी प्रेपोजिशंस उसमें आ सकती हैं जो रिलेट करती हैं टू सेंटेंसेस को. तो ये सारे वर्ड्स हमारे सिमिलर वी कैन, हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलर इज द केस विद द वर्ड्स. when we generate a sentence we must have to make a connection between the sentences, but when we make a relation between two sentences we need some specific word, and this specific word can be any form. That can be synonym, that can be preposition, that can be conjunction, and these devices are called cohesive devices. Similar is the case with that bridge that you are seeing on your screens. बट आई होप कि आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई होगी. अगर नहीं आई फिर हम इसको अपनी जो ऑडियो कॉल होगी हमारी उस पर इंशाल्लाह हम लोग इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ये कोहेसिव डिवाइसेस की मैंने डेफिनेशन भी अंदर लिखी है. वी यूज़ कोहेसिव डिवाइसेस टू लिंक सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और एनी पीसेस ऑफ टेक्स्ट. कोई भी चीज़ को जब हम रिलेट करते हैं. इन अदर वर्ड्स कोहेसिव डिवाइसेस मेक अवर कंटेंट कोहेरेंट. ये तसलसल पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ये इमेज आप लोग बेटे देखो, ब्लू इज़ इंटरलिंक्ड विद ग्रीन, ग्रीन इज़ इंटरलिंक्ड विद येलो, और ये जो कनेक्ट है ये चीज़ इनके कोहेसिवनेस को शो कर रही है. और ये रेड देखें ये इससे अलग है, इसका मतलब ये इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं नज़र आ रहा हमें, ये इनके दरमियान में हमें कोई इसका कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा. इट मीन्स कि ये कोहेरेंट को इन्होंने तोड़ दिया है, तसलसल को तोड़ दिया है. और ये चीज़ एक तीन जो हमारे सामने इमेजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द शेप ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो तीन सेपरेट हैं और एक सेपरेट है. तो ये चीज़ इनके दरमियान में ये एक एग्जांपल है आपको जो है ना कोहेसिव डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करवाने के लिए. आई होप कि इस डेफिनेशन से और इस इमेज से आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हुई होगी. व्हेन सेंटेंसेस, आइडियाज एंड डिटेल्स फिट टुगेदर, जब वो फिट हो जाएं, मिल जाएं अच्छे तरीके से, क्या हमारे आइडियाज़, हमारे डिटेल्स, फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, ये उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है. क्लियरली, जब वो फिट हो जाएं टुगेदर क्लियरली, रीडर्स कैन फॉलो अलॉन्ग ईजिली, और रीडर्स उसको आसानी से पढ़ भी सकें. एंड द राइटिंग इज़ कोहेरेंट, उसको हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट राइटिंग है. रीडर को पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आ रही. रीडर जब पढ़ रहे हैं तो उसको समझ आ रही है, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. तो वो जब उनके दरमियान में कनेक्शन बना रहा है ना तो उसको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. ये होता है कोहेसिवनेस और कोहेरेंस, और कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करके वो कोहेरेंस बनता है. द आइडियाज टाई टुगेदर स्मूथली एंड क्लियरली टू इस्टेब्लिश द लिंक्स दैट रीडर्स नीड. यू कैन यूज़ द मेथड्स लिस्टेड हेयर. यहाँ पे मेथड्स वगैरह कुछ अंदर जो है ना वो यहाँ पे लिखे गए हैं. नोट दैट गुड राइटर्स यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स. कुछ राइटर जो है वो मेथड्स यूज़ करते हैं. वो मेथड्स कौन कौन से हैं उनको मैंने अंदर जो है ना वो नहीं ऐड किया बिकॉज दे वर टू मच. वो मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. वो मेथड्स सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो मेथड्स प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, वो मेथड्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, वो मेथड्स कंजंक्शंस हो सकती हैं, वो मेथड्स किसी भी लिटरेरी फॉर्म की शक्ल में हो सकती हैं जो कि टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करती हैं. सम अदर वेज ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, कुछ और बेटे इफेक्टिव रीडिंग के हो सकते हैं वेज, और वो कौन कौन से हैं. पीछे हमने जो वेज पढ़े हैं उनके अलावा कौन कौन से वेज हो सकते हैं. नॉन वर्बल सिग्नल्स. बेटे नॉन वर्बल सिग्नल्स भी हमारे लिए रीडिंग का काम करते हैं.
इफेक्टिव रीडिंग के अंदर ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हो और उसके ऊपर वर्ड्स नहीं लिखे हुए, कोई इमेज बना हुआ है, तो आप उस इमेज को भी पढ़ते हो। लाइक पेंटिंग, वो पेंटिंग की शक्ल में वहाँ पे इमेज होता है ना, तो वो इमेज भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखा रहा होता है, बता रहा होता है, उसमें से भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल और वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इफेक्टिव रीडिंग। नॉन वर्बल सिग्नल्स को जब आप अंडरस्टैंड करते हो। अब नॉन वर्बल जिसके अंदर अल्फाज नहीं होते, सिर्फ इमेज होता है, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी होटल में जाते हो और वहाँ पे पार्किंग की जगह पे जो है ना वो लिखा हुआ है, वो इमेज बना हुआ है एक कार का, और उसके ऊपर क्रॉस का साइन नहीं है या कोई लाइन नहीं लगी हुई, इट मीन्स यू कैन पार्क योर कार देयर। और अगर कोई उसके बाद आप बाहर निकलते हो तो वहाँ पे अगर कार का इमेज और उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इट मीन्स टू से दैट नो पार्किंग। और जैसे पेट्रोल पंप्स है, वहाँ पे जाए तो वहाँ पे सिगरेट का निशान होता है और उसके ऊपर एक लाइन लगी होती है, इट मीन्स नो स्मोकिंग। तो ये भी एक, ये अगर आप लोगों की रीडिंग में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकोगे, क्योंकि ये नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं जो कि हमारे लिए एक नॉलेज का बायस होते हैं, और ये तभी हो सकते हैं अगर हम अपनी रीडिंग में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हो। नेक्स्ट है बेटे स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। स्ट्रक्चर अगर हम लोग टेक्स्ट का अंडरस्टैंड करें तो भी हमारी रीडिंग इफेक्टिव हो सकती है कि राइटर ने किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है, किन वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, किन वर्ड्स को इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है, किन वर्ड्स को उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, किन वर्ड्स को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, किन के ऊपर उसने स्ट्रेस ज़्यादा दिया हुआ है, किन वर्ड्स को उसने फोकस के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चीज़ें भी हमारी रीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 इज स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ्स की लेंथ कितनी है, पैराग्राफ्स के अंदर उसका स्टाइल क्या है, और पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस कितने यूज़ किए हैं उसने नॉर्मली सारे पैराग्राफ्स के अंदर, ये चीज़ें। नंबर 4 इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है बेटे? पंक्चुएशन का मतलब होता है अराब। उर्दू में इसको अराब कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन को कहते होते हैं द फुल स्टॉप एंड कॉमास, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन। तो ये पंक्चुएशन हम लोगों ने देखनी है कि राइटर कितनी हद तक इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उसने यूज़ किया हुआ है। नंबर 5 में बेटे हम देखेंगे ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू के ऑथर का बेंट ऑफ माइंड क्या है, और वो इसके अंदर जो राइटर है, ऑथर जो है वो राइटर को भी कहते हैं, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा है। नंबर 6 हम लोग देखेंगे रीडर्स एक्सपेक्टेशंस। रीडर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग रीड करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद किस तरीके से इसके वर्ड्स को जो है ना वो अंडरस्टैंड करें और इवेल्यूएट करें। डिटर्मिनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। फिर हम लोग जो मीनिंग हमें नहीं आ रहे उनके मीनिंग हम लोग कैसे डिटर्मिन कर लें, उनको कैसे इन्फर कर लें हम लोग। और लास्ट पॉइंट इज समराइजेशन। फिर हम लोग समरी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, उसको पढ़ें। इन सब पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हमारे प्रीवियस पॉइंट्स से मिलते जुलते नहीं हैं, ये अलग हैं, लेकिन ये भी सारे वेज हैं जिस तरीके से हमारी रीडिंग इफेक्टिव हो सकती है। ओके बेटे, इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप लोग उसको राइट डाउन कर लें। आप ये सारी जो है ना वो रीडिंग दोबारा सुने, इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या अगर आप लोगों ने साथ साथ ही कोई क्वेश्चंस नोट किए हैं तो आप लोग उनको मुझसे अभी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर टर्न एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स।